हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री मेंटोर बाय तुषारिका में। इस चैनल के माध्यम से हम लोग यूजीसी नेट हिस्ट्री की तैयारी करते हैं। तो हम लोग इससे पहले हम लोग पीवाईक्यू भी देख रहे हैं और थ्योरी भी देख रहे हैं। तो अभी हम लोग पीवाईक्यू देखेंगे। इससे पहले 5 सेशन हो चुके हैं पीवाईक्यू के। आज हम लोगों का 6वां सेशन है, जिसमें हम लोग आगे 50 क्वेश्चन तक देख लिए हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करें। तो सूची 1 में दिया गया है, देखिए ए नंबर में है 1600 से 1601 ईस्वी में गेहूं की दर। दूसरा है 1600 से 1601 ईस्वी में बाजरा की दर। 1600 से 1601 ईस्वी में चीनी की दर और 1600 से 1601 ईस्वी में चना की दर। तो इस समय सामानों के गेहूं, बाजरा, चीनी, चना, इन सबों का दर पूछा गया है कि 1600 से 1601 ईस्वी में किस दाम में बिकते थे बाजार में, उनका दर पूछा गया है। और सूची नंबर 2 में है, देखिए उनका प्रति मन दाम लिखा हुआ है 125 दाम प्रति मन, 8 दाम प्रति मन, 12 दाम प्रति मन और 16.5 दाम प्रति मन। तो कौन सी चीज़ें कितने दाम में बिकती थी। तो देखिए ए नंबर में है 1601 ईस्वी में गेहूं की दर। तो गेहूं की दर बिकती थी 8 दाम प्रति मन। उसके बाद बी में है बाजरा की दर। तो बाजरा बिकती थी 12 दाम प्रति मन। और चीनी की दर है 125 दाम प्रति मन। और चना की दर है चना है वही 16.5 दाम प्रति मन। तो इसमें सबसे ज़्यादा महंगा चीनी बिकता था। और मन का मतलब मन में 40 केजी होता है, मतलब एक मन में 40 केजी होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है देखते हैं। ए का हो जाएगा 2, तो 2 2 में है। उसके बाद हम लोग देखते हैं बी है, बी का हो जाएगा 3, बी का 3 तो इसमें है। तो इसमें से इसी से पता चलता है कि ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। और ये सब अकबर के समय का दर है, जो हमें आईने अकबरी से मिलती है। आईने अकबरी में लिखा गया है उस समय का दाम कि कौन सी चीज़ें कितने दाम में बिकती थी। उसके बाद है सूची, इस अभी भी सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए है। तो देखिए सूची 1 में है मेगास्थनीज, बी नंबर में है डियोडोरस और सी में स्ट्रैबो और डी में है प्लिनी द एल्डर। सूची 2 में है ज्योग्राफी, उसके बाद है नेचुरल हिस्टोरिका, उसके बाद है इंडिका, फिर बिब्लियोथेका हिस्टोरिका। तो इसमें एक तरफ है लेखकों के नाम है, एक तरफ है उनके बुक के नाम। तो हम देखते हैं क्या है। देखिए मेगास्थनीज ने लिखा था इंडिका, इसको मिलान कर दीजिए। डियोडोरस ने लिखा था बिब्लियोथेका हिस्टोरिका। उसका स्ट्रैबो ने लिखा था, इधर लिखा गया है, देखिए स्ट्रैबो ने लिखा था ज्योग्राफी और प्लिनी द एल्डर ने लिखा था नेचुरल हिस्ट्री का। इस तरह से हम लोग मिला लेते हैं। मिलान कर लिए। देखिए मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा था, डियोडोरस ने लिखा था बिब्लियोथेका हिस्टोरिका, स्ट्रैबो ने लिखा था ज्योग्राफी का और प्लिनी द एल्डर ने लिखा था नेचुरल हिस्टोरिया। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए का 3 है, ये 3 दोनों में है। तो ए का 3 होगा तो इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो दोनों पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद 3 और 4 में देखते हैं कौन सा होता है। बी का है 4, तो बी का 4, इससे पता चल जाता है कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। सी का 1 और डी का 2। तो हम लोग इसका देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए
सबसे पहले है मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी थी। और मेगास्थनीज कौन थे? तो यूनानी राजदूत थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसके बाद इंडिका के कुछ अंश यूनानी और लैटिन लेखकों के लेखों में सुरक्षित है। इंडिका जो पुस्तक है वो अब विलुप्त हो गया, वो अभी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है। तो उसके कुछ अंश यूनानी और लैटिन लेखकों के लेखों में सुरक्षित है। दूसरा है डियोडोरस। तो डियोडोरस ने बिब्लियोथेका हिस्टोरिका ग्रंथ लिखा था 60 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व के बीच में। देखिए, इसमें पौराणिक कथाओं से लेकर रोमन दुनिया के इतिहास का वर्णन है। उसके बाद 3 नंबर में है स्ट्रैबो ने ज्योग्राफी का लिखा था। इसके अन्य पुस्तक हैं ऐतिहासिक स्मृति वृत्त। ज्योग्राफी का 17 खंडों में विभाजित है, एक महान भौगोलिक विश्वकोश है। इसमें हर एक देशों के बारे में लिखा गया है, महाद्वीपों के बारे में लिखा गया है, बहुत सारे देशों के बारे में। ज्योग्राफी का भौगोलिक विश्वकोश है। तो आगे है 4था नंबर है प्लिनी द एल्डर ने नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक लिखी, 77 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसमें खगोल विज्ञान, भूगोल, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और खनिज विज्ञान की जानकारी है। इस तरह से देखिए। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 53। तो इसमें लिखा गया है हिस्ट्री ऑफ द पेलोपोनेशियन वार की रचना किसने की? पेलोपोनेशियन वार में एक युद्ध है, युद्ध के बारे में लिखा गया है। तो इसकी रचना थुसिडाइडेस ने की थी। देखिए ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। तो थुसिडाइडेस की रचना, जो खुद एक एथेंस युद्ध का सेनापति था। जिन्होंने इसकी पुस्तक को लिखा वे खुद इस युद्ध के सेनापति थे। उसके बाद एथेंस और स्पार्टा के बीच युद्ध का वर्णन है। एथेंस और स्पार्टा के बीच हुए युद्ध का वर्णन है। 431 ईस्वी से हुआ था। 431 ईस्वी से 404 ईसा पूर्व तक यह युद्ध चला था। तो थुसिडाइडेस ने इस पुस्तक को लिखा था हिस्ट्री ऑफ द पेलोपोनियस वॉर। इसमें युद्ध का वर्णन है, एथेंस और स्पार्टा के युद्ध का वर्णन है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए उस क्वेश्चन नंबर है 54। उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें दादू दयाल का पिंजरा और दुनिया के रूप में उल्लेख है। तो दादू दयाल के पुस्तक का नाम है ग्रंथावली। ग्रंथावली में ही पिंजरा और दुनिया के रूप में दादू दयाल का पिंजरा और दुनिया के रूप में उल्लेख है। तो यह पुस्तक दादू दयाल के उपदेश भी हैं, इसमें कविताओं का संग्रह भी है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। देखिए दादू दयाल की अन्य रचनाएं हैं हरेवानी, कायाबेली, दादू अनुभववानी, अंगवधु। सॉरी यहाँ पे दो बार हो गया है, अंगवधु और अनुभववानी। दादू दयाल 1544 से 1603 ईस्वी भक्ति काल के महान निर्गुण संत थे, समाज सुधारक और कवि भी थे। निर्गुण संत थे दादू दयाल। राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है दादू दयाल को। उन्होंने दादू पंथ की स्थापना की थी। यह है। देखिए यहाँ पे दूसरा है दबिस्तान ए महाजिब। इन पुस्तकों के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। शाहजहांनामा, रिसाला ए जिरात। तो दबिस्तान ए मजहिब इसका मतलब है धर्मों का स्कूल। इसके लेखक हैं मोहसिन फ़ानी, जो 17वीं शताब्दी में लिखी गई है यह किताब और फारसी भाषा में है। यहाँ में बीच में कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए दादू दयाल के बारे में लिखा गया, सेकंड नंबर देके यहाँ पे दबिस्तान ए मस्जिद के बारे में दिया गया है और ये 1 नंबर का है, ये ऊपर नीचे हो गया है।
उसके बाद है ऑप्शन नंबर 3 है शाहजहाँनामा। शाहजहाँनामा के लेखक है इनायत खां, जो 17वीं शताब्दी की रचना है ये। इनायत खां शाहजहाँ के शाही पुस्तकालय के अध्यक्ष थे और यह फारसी भाषा में लिखा गया यह पुस्तक है। तो शाहजहाँनामा के लेखक है इनायत खां, जो शाहजहाँ के शाही पुस्तकालय के अध्यक्ष थे। उसके बाद है चौथा है रिसाला ए जिरात। तो रिसाला ए जिरात के पुस्तक का नाम ज्ञात नहीं है, बल्कि इसे 1785 ईस्वी में बंगाल के एक अज्ञात मुगल अधिकारी द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी के लिए लिखा गया था। ठीक है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी के लिए लिखा गया था। जो जिन्होंने लिखा था वह एक अज्ञात मुगल अधिकारी था। तो चलिए, इसके साथ ही 54 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है, जिसका सही आंसर होगा ग्रंथावली। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 54। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में है लिखित है, तो दूसरा अभिकथन उसके कारण के रूप में। तो अभिकथन ए में है, मालगुजार या प्राथमिक जमींदार स्वामित्व धारक थे, जिनके कृषि और वास भूमि पर वंशानुगत अपरिवर्तित अधिकार थे। उन्होंने यह अधिकार मुगल राज्य को यह आश्वासन प्रदान करके प्राप्त किया कि वे वनों और बंजर भूमि को खेती के अंतर्गत लाएंगे, खेती को बनाए रखेंगे और उसका विस्तार करेंगे तथा नियमित रूप से खराज व माल की भुगतान करेंगे। तो इसमें प्राथमिक जमींदार स्वामित्व धारक के लिए कहा गया है। उन्होंने यह अधिकार मुगल राज से यह आश्वासन प्रदान करके प्राप्त किया था कि वह वनों और बंजर भूमि में सिर्फ खेती करेंगे, खेती के लायक बनाएंगे और उसका विस्तार करेंगे, और नियमित रूप से उसका जो खेती करेंगे उसके बदले में मुगल शासक को मालगुजारी देंगे। यहाँ पे खराज या माल का भुगतान करेंगे, वो मालगुजारी ही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, बिल्कुल सही है। जो जमींदार थे, प्राथमिक जमींदार जिनके भूमि थी, मालगुजार जो मालगुजारी देते थे, जिनके अंतर्गत कृषि और वास भूमि के वंशानुगत अपरिवर्तित अधिकार थे, उन्होंने यह अधिकार मुगल राज्य से लिए थे। तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद है कारण आर, मालगुजार उस भूमि पर स्वयं खेती अर्थात खुद काश्त कर सकते थे या पारिवारिक श्रम या खेतीहर मजदूरों और आवश्यकता अनुसार अन्य गांवों के मालिकों की मदद से भी खेती करा सकते थे। तो ये मालगुजार उस भूमि पर स्वयं भी खेती कर सकते थे और परिवार के लोगों से भी करा सकते थे या खेतीहर मजदूरों से भी करा सकते थे, और आवश्यकता पड़ने पर गांवों के मालिकों की मदद से भी खेती करा सकते थे। दूसरे गांव से मजदूर लाके या मदद मांग के खेती करा सकते थे। तो ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 सही। तो आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 50 भी अभिकथन और कारण ही है। तो देखिए, अभिकथन ए में है, 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम के कानून के प्रयोजन के लिए गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या में वृद्धि कर दी। इस प्रकार इसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया। तो 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम कानून के प्रयोजन के लिए गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या में वृद्धि कर दी गई। तो हाँ, परिषद में सदस्य संख्या की वृद्धि कर दी गई, ये बिल्कुल सही है। 6 से 12 सदस्यों की वृद्धि की गई, अतिरिक्त सदस्य वृद्धि की गई, और उनका कार्यकाल 2 वर्षों का होता था। तो इस प्रकार इसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया है। तो बिल्कुल सही है। उसके बाद आर है कारण। तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एक सलाहकारी निकाय मात्र था। तो हाँ, ये सिर्फ सलाहकारी निकाय मात्र था। इस तो अभिकथन ए भी सही है और आर भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 57। तो देखिए निम्नलिखित विविध सुधारों को सही कालक्रम में रखें। तो सबसे पहले है ए नंबर में है मार्ले मिंटो सुधार, बी में है भारत शासन अधिनियम, सी में है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, डी में है भारत को संप्रभु जनतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया, ई में है भारत की संविधान सभा। तो सबकी स्थापना कब कब हुई थी, क्या हुआ था, कब कब ये आया था, उसके बारे में देखते हैं। इसी तरह से हम लोग कालक्रम में सजाएंगे। तो सबसे पहले देखिए मार्ले मिंटो सुधार, तो ये 1919 ईस्वी में आया था। देखिए यहाँ पे मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत भारतीय परिषद अधिनियम बना था 1919 ईस्वी में। मार्ले मिंटो सुधार को ही भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के नाम से जानते हैं। यह वह कानून था जिसके तहत केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों का आकार बढ़ाया गया। केंद्र में भी बढ़ाया गया और प्रांत में भी बढ़ाया गया विधान परिषदों का आकार। मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल बनाया गया और इसमें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय कार्यकारी में शामिल किया गया। और मार्ले मिंटो सुधार को मार्ले मिंटो सुधार देश की एकता में फूट डालना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया, इसीलिए यह बना था अधिनियम, ताकि देश की जनता एक साथ ना रहे। उसके बाद है भारत शासन अधिनियम जो 1935 में लागू हुआ। और ऑप्शन नंबर सी में है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो 1919 में लागू हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य था प्रशासन में भारतीयों की हिस्सेदारी को बढ़ाना और देश में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। उसके बाद है भारत को संप्रभु जनतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया था 26 जनवरी 1950 को, जिसको हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद है भारत की संविधान सभा। तो भारत की संविधान सभा 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत इसको गठन हुआ था और प्रमुख नेता थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 की भारत की संविधान सभा की। और भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं इसको सजाना है कालक्रम के अनुसार से। तो हम लोग इसका पूरा देख लिए हैं कब किस चीज़ की स्थापना हुई थी। तो सबसे पहले हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1919 ईस्वी, फिर हो जाएगा 1919 ईस्वी सी नंबर, उसके बाद 1935 ईस्वी बी नंबर, उसके बाद है 1946 ईस्वी ई नंबर, उसके बाद है डी 1950 ईस्वी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 में है भारत के निम्नलिखित जातिगत सुधारों को सही कालक्रम में रखें। तो सबसे पहले है बायकोम सत्याग्रह, फिर है महाड़ सत्याग्रह, आत्मसम्मान आंदोलन सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, डी में है बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ई में है ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीडर कॉन्फ्रेंस। तो बायकोम सत्याग्रह हुआ था 1924-1925 ईस्वी में। 30 मार्च 1924, देखिए यहाँ पे हम लिखा हुआ इसका पूरा डिटेल्स दिया गया है। ए नंबर में है बायकोम सत्याग्रह जो 30 मार्च 1924 से 23 नवंबर 1925 तक चला। केरल के त्रावणकोर में चला। रियासत में छुआछूत और जातिगत भेदभाव के खिलाफ चला था। 600 दिनों तक यह आंदोलन, यह सत्याग्रह चला था। तो कब चला था? 30 मार्च 1924 से 23 नवंबर 1925 तक। बी नंबर में है महाड़ सत्याग्रह 1927 ईस्वी। देखिए बी नंबर में है 20 मार्च 1927 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में यह महाड़ सत्याग्रह चला था। उसके बाद है देखिए 20 मार्च को सामाजिक अधिकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। उसके बाद है ऑप्शन नंबर सी आत्मसम्मान आंदोलन। तो आत्मसम्मान आंदोलन को सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट भी कहते हैं। 1925 में लागू किया गया था।
आंदोलन 1925 तमिलनाडु में E.B. रामास्वामी नायकर के द्वारा। तो E.B. नायकर सामाजिक समानता और मानवाधिकारों के लिए चलाया था इस आंदोलन को। उसके बाद है बहिष्कृत हितकारिणी सभा। तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 20 जुलाई 1924 को मुंबई में की थी, दलितों और अछूतों का सामाजिक उत्थान के लिए। उसके बाद है देखिए ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीडर कॉन्फ्रेंस, जो 1930 को हुआ था। सॉरी, यहाँ पे 29 लिखा हुआ है। 1930 को बाबा साहेब अम्बेडकर के नेतृत्व में पृथक निर्वाचक मंडल, मतलब दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल बनाने के लिए दलितों के राजनीतिक अधिकार के लिए नागपुर और बम्बई जैसे शहरों में आयोजित किया गया था। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 58 यहाँ पे हम लोग कर लिए। इसका ऑप्शन होगा सी नंबर, CADBE। तो सी में है देखिए 1925 में होता है आत्मसम्मान आंदोलन, 1925 में। ए में है वाईकोम सत्याग्रह 1924-25 में। उसके बाद डी बहिष्कृत हितकारिणी सभा। उसके बाद है बी महार सत्याग्रह 1927 ईस्वी में। ई है 1930 ईस्वी में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीडर कॉन्फ्रेंस। तो हम लोग आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में भी है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। तो सबसे पहले है देखिए क्वेश्चन नंबर 1, पाणिनि की अष्टाध्यायी सूची 1 में है। फिर बी में है चरक और सुश्रुत संहिता। सी में है त्रिपिटक सहित प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ। और डी में है पुराणों का संकलन। तो ये कब कब प्रकाशित हुआ था, कब ये हुआ था, उसके बारे में करना है। डेट दिया गया है 100 ईस्वी, 500 ईस्वी, 500 से 100 ईस्वी और 200 ईस्वी से आगे। तो पाणिनि की अष्टाध्यायी जो एक संस्कृत व्याकरण और भाषा विज्ञान की पुस्तक है, इसमें 4000 सूत्र हैं। ये 500 ईस्वी में आया था। उसके बाद है चरक और सुश्रुत संहिता। चरक और सुश्रुत चिकित्सक थे, चिकित्सा शास्त्र के ज्ञानी थे ये लोग। तो चरक ने आंतरिक चिकित्सा और काय चिकित्सा में पुस्तक लिखी है। और सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सक सर्जरी के बारे में। तो ये लिखा गया है 100 ईस्वी पूर्व। चरक संहिता जो है रोगों के कारण, लक्षण, आंतरिक दवाओं द्वारा उपचार लिखा गया है इस पुस्तक में। उसके बाद है त्रिपिटक सहित प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ। त्रिपिटक है 500 से 100 ईस्वी पूर्व, 500 से 100 ईस्वी में यह लिखा गया था। तो विनय पिटक, त्रिपिटक में 3 पिटक आते हैं, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक। ये सब बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। उसके बाद है पुराणों का संकलन जो 200 ईस्वी से आगे लिखा गया है, 200 ईस्वी में। इसमें 18 महापुराण हैं और इसमें इसके संकलन करता है वेद व्यास और संस्कृत में संकलन किया गया है। इन प्राचीन ग्रंथों में सृष्टि की रचना, राजाओं के वंश, धर्म, अध्यात्म और देवी देवताओं की कथाएं हैं। तो इस तरह से हो जाएगा पाणिनि की अष्टाध्यायी ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। चरक और सुश्रुत इसका 1 हो जाएगा और सी का हो जाएगा 3 और डी का 4। तो इस तरह ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक गतिविधियां सही थी। तो इनमें से कौन कौन सी भौगोलिक गतिविधि, क्वेश्चन हम गलत पढ़ रहे। औद्योगिक गतिविधियां, निम्नलिखित में से कौन सी औद्योगिक गतिविधियां सही थी। तो ऑप्शन नंबर ए में है विदेशी विनिमय, खुदरा अधिनियम 1935। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ने 1913 में इस्पात का उत्पादन किया। सी में है दिसंबर 1919 में सरकार ने भंडार क्रय समिति का गठन किया। ऑप्शन नंबर डी में है 1923 में इब्राहिम रहीमतुल्लाह ने
के नेतृत्व में गठित आयोग ने उद्योग संरक्षण नीति की सिफारिश की। ई में है राजकोषीय आयोग। 1923 ईस्वी ने उद्योगों के राजकोषीय संरक्षण के लिए दोहरा सूत्र निर्धारित किया। तो इसमें देखिए क्या क्या सही है। तो विदेशी विनिमय खुदरा अधिनियम 1935 में लागू, तो नहीं, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ने 1913 में इस्पात का उत्पादन किया, तो हाँ ये बिल्कुल सही है। स्थापना उसकी हुई थी 1907 ईस्वी में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको टिस्को भी कहा जाता है, इसकी स्थापना हुई थी 1907 ईस्वी में और आयरन का उत्पादन शुरू हुआ था 1913 ईस्वी से। दिसंबर 1919 में सरकार ने भंडार क्रय समिति का गठन किया, तो हाँ भी ये बिल्कुल सही है। उसके बाद है डी में है 1923 में इब्राहिम रहीमतुल्लाह के नेतृत्व में गठित आयोग ने उद्योग संरक्षण नीति की सिफारिश की, तो हाँ ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद राजकोषीय आयोग 1923 में ने उद्योगों के राजकोषीय संरक्षण के लिए दोहरा सूत्र निर्धारित किया था, तो ये गलत है। तो इसमें बी सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा और डी सही हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा 2, बी, सी और डी। इस तरह से आज का सेशन हम लोग का यहीं ख़त्म होता है। आगे हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। आपको मेरा सेशन कैसा लग रहा है इसके लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा, एक लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ हम यहाँ समाप्त करते हैं। कल हम लोग आगे देखते हैं आगे के क्वेश्चंस।